हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर के वेक्टर्स में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ टॉपिक्स भी पढ़े थे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हम लोगों ने वेक्टर्स की पैरेलल शिफ्टिंग करी थी और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जिसमें हम लोग को एंगल निकालना था बिटवीन द वेक्टर्स। और एक क्वेश्चन था जो हमने आपको होमवर्क के करने के लिए दिया था, तो आई होप कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे और फिर आगे के टॉपिक्स हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग को इसमें क्या करना है, हम लोग को एंगल निकालना बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी, बी और सी और बी और डी के बीच में। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर हमारे पास जो है वो ये है और बी वेक्टर ये है, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन पहले से किया हुआ है मैंने, ठीक है। इसमें क्या करना था कि अब ये एंगल 30 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, ठीक है। तो अब पूरा हमें क्या ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड बी। तो ये 30 डिग्री है, ये 20 डिग्री है और पूरा होता है 90 डिग्री। तो 90 माइनस 30 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस 30 एंड माइनस 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 डिग्री, ठीक है। तो ये पहला एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है बिटवीन ए एंड सी वेक्टर। ए वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल तो हमें साफ साफ दिख रहा है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है, ठीक है। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। तो ए और सी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री एंड दिस विल बी 80 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है ए एंड डी वेक्टर। ए वेक्टर ये है और डी वेक्टर ये है, ठीक है। ए वेक्टर ये और डी वेक्टर ये वाला, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास 50 डिग्री है और ये 10 डिग्री है और ये पूरा होता है 90 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस 50 माइनस 10, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारे पास हो जाएगा कितना, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ठीक है। तो और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 90 माइनस 50 माइनस 10 हो जाएगा 90 माइनस 40, ये 30 डिग्री, ठीक है। यह एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। ए और डी के बीच का एंगल 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 336 110 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट निकालना है हम लोग को बिटवीन बी एंड सी वेक्टर के बीच में। बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है, ठीक है। तो ये एंगल हमें पता है कितना, ये एंगल है 40 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 50 डिग्री। तो बी और सी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 40 प्लस 30 प्लस 50, ठीक है। 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री एंड प्लस 50 डिग्री। तो ये हो जाएगा 538 8 120 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है बी और डी के बीच में। बी वेक्टर ये है और डी ये है। तो बी और डी के बीच में हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री एंड प्लस 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 43 70 डिग्री 120 डिग्री 130 140 150 डिग्री। अब क्योंकि ये सारे एंगल 180 से कम है, ठीक है। ये 150 भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम, सब 180 से कम है। तो यही हमारे पास कौन से हो जाएंगे, मिनिमम एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स, ठीक है। अगर मान लीजिए बाई चांस ये वाला जो एंगल है ये 180 से ज़्यादा हो जाता तो फिर ये मैक्सिमम हो जाता और पहले वाला जो दूसरा वाला जो था जो 180 से कम होता वो मिनिमम हो जाता, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ये सारे एंगल है बिटवीन ऑल दीज वेक्टर्स, ठीक है। तो आप आंसर्स अपने क्रॉस चेक कर लीजिए, स्क्रीन पॉज कर रखे और हम लोग अपना नया टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं।
देखिए हमने आपको बताया था कि हम लोग जब एंगल निकालते हैं बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो जो छोटा वाला एंगल होता है मिनिमम वाला, वो एंगल लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दो वेक्टर्स के बीच में मैक्सिमम कितना एंगल हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक केस हमारे पास ये है, जैसे एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर इसके टेल से ये ऐसे है, ये दूसरा वेक्टर है। अब इनके बीच का एंगल ये कितना है, ये एंगल 180 डिग्री, ये वाला भी और ये वाला भी 180 डिग्री है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दो वेक्टर्स के बीच में मैक्सिमम कितना एंगल हो सकता है, तो वो मैक्सिमम एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्योंकि अगर 180 से ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि अगर ये एंगल हमारे पास 181 हो गया, 181 हो गया, तो ये वाला अल्टीमेटली 179 हो जाएगा। तो फिर अब इस केस में एंगल क्या हो जाएगा बिटवीन ए एंड बी, वो हो जाएगा 179। तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा एंगल हो सकता है बिटवीन ए एंड बी, तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या है, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऊपर भी 180 और दूसरा वाले 180, तो अब इसमें ना कोई मिनिमम है ना कोई मैक्सिमम है, दोनों इक्वल है। तो हम लोग यही 180 डिग्री कंसिडर करेंगे एज द एंगल, मैक्सिमम एंगल बिटवीन द ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो फिर दूसरा वाला मिनिमम हो जाएगा, दूसरा वाला मिनिमम हो जाएगा, और फिर वो वाला एंगल हम लोग कंसिडर करेंगे एंगल बिटवीन द ए एंड बी, ठीक है। तो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है बिटवीन ए एंड बी, दैट इज 180 डिग्री। तो इस पे लिख देते हैं मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री, ठीक है। ये मैक्सिमम एंगल हो सकता है बिटवीन टू वेक्टर्स, दैट इज 180 डिग्री। और सेकंड पॉइंट में अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मिनिमम एंगल, मतलब कितना कम से कम हो सकता है, तो अल्टीमेटली वो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक वेक्टर ये है हमारे पास, ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर भी हमारे पास इसी के ऊपर है, मतलब इसी पे कोइंसाइड कर रहा है ऐसे, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास दूसरा वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर ऐसे था, ए वाला वेक्टर ऐसे था, और बी वाला भी हमने इसी की डायरेक्शन में इसी को कोइंसाइड करके रख दिया। तो अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या है, 0 डिग्री। तो अब ये हो जाएगा मिनिमम एंगल बिटवीन द ए एंड बी वेक्टर। अब 0 डिग्री से कम थोड़ी होगा, ये थोड़ी हो जाएगा, ये थोड़ी होगा कि एंगल जो है वो 0 से कम हो गया मतलब माइनस में हो गया, एंगल कभी माइनस में तो होता नहीं है, तो इससे कम नहीं हो सकते, यानी कि दिस इज 0 डिग्री इज द मिनिमम एंगल बिटवीन द ए एंड बी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट और लिखेंगे, मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री, ठीक है। मतलब 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 180 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। सो आप ये दोनों पॉइंट्स आप कॉपी कर लीजिएगा। मतलब दो वेक्टर्स के बीच का मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री होगा और दो वेक्टर्स के बीच का मिनिमम एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है। इससे कम नहीं हो सकता क्योंकि माइनस में फिर हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से कम तो हो नहीं सकता, ठीक है। और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि अगर 180 से ज़्यादा हो गया, मान लीजिए अगर 180 से ज़्यादा हो गया, 181 हो गया, तो फिर 181 हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं, हम लोग कंसिडर कौन सा करते हैं, मिनिमम वाला जो छोटा होगा, ठीक है। तो छोटा वाला, क्योंकि अब ये दोनों इक्वल है तो इसमें कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, तो यही एंगल हम लोग ले लेते हैं बिटवीन द वेक्टर्स 180 डिग्री। और हाँ, 180 से ज़्यादा नहीं होगा और इसमें 0 डिग्री से कम नहीं होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीन पॉज करके आप ये पॉइंट कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, पैरेलल शिफ्टिंग और वेक्टर्स में हम लोग जब पैरेलल शिफ्टिंग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि क्या करते हैं हम लोग, उसमें वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, और वो भी क्यों करते हैं, उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक बात इसमें याद रखिएगा कि अगर कोई वेक्टर जिस प्लेन में है, ठीक है, अगर कोई वेक्टर मान लीजिए कि ये एक हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, तीन एक्सेस होती है, एक्स वाई जेड। तो हमने आपको बताया था कि एक्स एक्सेस ये होती है, वाई एक्सेस उसके परपेंडिकुलर होती है
और जेड एक्सेस भी, जेड एक्सेस हमारे पास ये होती है, ठीक है, मतलब जेड एक्सेस जो होती है वो ऐसे होती है, तभी तो ये तीनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, ये भी आपस में परपेंडिकुलर होती है। अब ये जेड है, ये जेड एक्सेस है, तो जेड भी वाई से परपेंडिकुलर होती है, जेड ये एक्स से भी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और लेकिन क्योंकि ये 3D बन जाता है, ये जो जेड एक्सेस है ये 3D में आ रहा है ना, तो इसलिए हम लोग इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, इस वजह से इसको हम लोग शो करते हैं कैसे, ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे पास जेड एक्सेस, ठीक है, ये एक्स एक्सेस, और ये आपस में सब परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, सब 90 डिग्री आपस में एंगल होता है, ठीक है। और हाँ, ये जेड एक्सेस याद रखिए कि ऐसे नहीं होती है, ये जेड एक्सेस होती है वो ऐसे होती है, ये होती है हमारे पास जेड एक्सेस, तभी आपस में सब तीनों परपेंडिकुलर होती है। लेकिन क्योंकि ये 3D में चला जाता है, इस वजह से इसको हम लोग बना नहीं सकते, इसलिए जेड एक्सेस को हम लोग ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर है हमारे पास, वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन, ठीक है, इसमें ये वेक्टर रखा हुआ है, ए वेक्टर, ठीक है। और पैरेलल शिफ्टिंग हमने आपको बताया था कि एक वेक्टर को कहीं भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं एंगल निकालने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, एक वेक्टर जिस प्लेन में है उसको उसी प्लेन में ही कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि हमने एज ए वेक्टर जो रखा है एक्स वाई प्लेन में, हमने इसको उठा के किसी दूसरे प्लेन में ले गए, यानी कि वाई जेड प्लेन में ले गए, ठीक है, या फिर एक्स जेड प्लेन में ले गए, ठीक है। तो ये नहीं करना है हम लोगों को, ए वेक्टर को जिस प्लेन में है उसी प्लेन में हम लोग उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ए वेक्टर ये है, इसको हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, या फिर इसको हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट कर दिया, या फिर यहाँ शिफ्ट कर दिया, कहीं भी शिफ्ट कर दिया, लेकिन जो शिफ्ट करेंगे वो सेम प्लेन में करेंगे। मतलब अगर ये ए वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो इसको एक्स वाई प्लेन में ही कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि हम लोग ए वेक्टर को उठा के किसी दूसरे प्लेन में रख दें, मतलब एक्स जेड प्लेन में रख दें, ठीक है, वो आपका फिर गलत हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर हमारे पास यहाँ रखा है एक्स जेड प्लेन में, ठीक है, तो इसको एक्स जेड प्लेन में ही कहीं कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि इसको उठा के शिफ्ट कर दिया हमने एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, हम लोग को वेक्टर का प्लेन चेंज नहीं करना है, जिस प्लेन में है वेक्टर उसी प्लेन में रखेंगे, उसी प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को वेक्टर का जो हम लोग को जो मतलब वेक्टर है उसका प्लेन चेंज नहीं करना है, जिस प्लेन में रखा है उसी प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरेलल शिफ्टिंग में एक पॉइंट ये और लिख लीजिएगा कि वी विल नॉट शिफ्ट, वी विल नॉट शिफ्ट अ वेक्टर टू अनदर प्लेन, ठीक है। वी विल नॉट शिफ्ट अ वेक्टर टू अनदर प्लेन in parallel shifting of vectors, in parallel shifting of vectors, ठीक है। अगर आप अपने मन से पॉइंट ये लिखना चाह रहे हो तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग वेक्टर का प्लेन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। वी विल नॉट शिफ्ट अ वेक्टर टू अनदर प्लेन इन पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स इन विच इट इज कंटेन्ड, ठीक है। चलिए ठीक है, आप इसको ऐसा लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, इफ ए वेक्टर इज इन एक्स वाई प्लेन देन वी कैन शिफ्ट दैट वेक्टर एनीवेयर इन दैट प्लेन एक्स वाई प्लेन, बट वी कैन नॉट शिफ्ट दैट वेक्टर इन एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन, ठीक है। ये एक पॉइंट आप और ऐड कर लीजिएगा, ये वाला, ठीक है। चलिए, ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग को यही सेम क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर्स, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है देखिए, एक वेक्टर है ये, ठीक है, ए वेक्टर, ठीक, उसके बाद दूसरा वेक्टर है ये बी वेक्टर, और इस बी वेक्टर का जो वर्टिकल जो लाइन दिख रही है, ठीक है, वर्टिकल, इस वर्टिकल का इसके साथ एंगल है 37 डिग्री, ठीक है, एंगल है 37 डिग्री। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर, और बी वेक्टर का ये वर्टिकल के साथ एंगल है 37 डिग्री। उसके बाद ये सी वेक्टर, ठीक है, ये डाउनवर्ड से परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। उसके बाद डी वेक्टर है हमारे पास,
ये हमारे पास डी वेक्टर, और इस डी वेक्टर का ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है इसका 53 डिग्री। ठीक है, डी वेक्टर का इसके साथ एंगल है 53 डिग्री। और एक हमारे पास ये है सी वेक्टर, नहीं, ए बी सी डी ई वेक्टर, ये ई वेक्टर है, इसका वर्टिकल के साथ एंगल है ये मान लीजिए 40 डिग्री। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एंगल निकालना है बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी, मतलब सब वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, किसी भी वेक्टर्स के, सारे वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड डी, बिटवीन ए एंड ई, फिर बिटवीन बी एंड सी, बी एंड ई, बी एंड डी, फिर बिटवीन सी और ई, सी और ई, सबके बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, अब ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे देखिए। अब क्योंकि वेक्टर्स सब अलग अलग रखने हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग को वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करना होता है एंगल निकालने के लिए। लेकिन अब सब अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। मतलब हम लोग कोई इसमें क्या करेंगे देखिए, हम लोग कोई एक वेक्टर ले लेंगे, मान लीजिए ए वेक्टर ले लिया, ठीक है, और सारे वेक्टर को, बाकी जितने भी वेक्टर बचे, सारे वेक्टर को इसकी टेल पे ला के रख देंगे। ठीक है, और जैसे वेक्टर है बने हुए ऐसे ही रखेंगे। हमने आपको बताया था कि वेक्टर का शिफ्ट करते समय मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये बाकी जितने भी वेक्टर है इन सबको उठा के इसी की टेल पे रख देंगे और फिर एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि अब इसमें ये नहीं कर सकती कि हमने ए और डी को आपस में टेल टू टेल रख दिया, फिर फिर ए और डी का पूरा सेट उठा के हमने इस पे रख दिया, फिर ये पूरा सेट उठा के इस पे रख दिया, फिर ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई एक वेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे, ए वेक्टर सेलेक्ट कर लिया, और बाकी जितने भी वेक्टर्स है उन सबको इसकी टेल पे ला के रख देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। ए वेक्टर था हमारे पास ऐसे, ठीक है, ये था ए वेक्टर। ठीक है, उसके बाद बी वेक्टर इसकी टेल पे रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर, और इसका एंगल बी वेक्टर का क्या है, वर्टिकल से 37 डिग्री। ठीक है, मतलब इसका ये वाला एंगल कितना है, 37 डिग्री। ठीक है, उसके बाद सी वेक्टर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स, तो सी वेक्टर हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सी वेक्टर। ठीक है, अब डी वेक्टर को भी यहीं रख देंगे, डी वेक्टर का क्या एंगल है, 53 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वेक्टर, और इसका ये एंगल क्या है, हॉरिजॉन्टल। देखिए ना, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल है, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या हो जाएगा, 53 डिग्री। ठीक है, और कौन सा, ई वेक्टर, ई वेक्टर का वर्टिकल के साथ एंगल क्या है, 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई वेक्टर, और इसका वर्टिकल यानी ये, इसके साथ एंगल कितना है, 40 डिग्री। ठीक है, तो हमें इन सारे वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हम लोग ए और बी के बीच के। ठीक है, इसका चलिए सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे बिटवीन ए और बी के बीच में। ठीक है, ए ये है और बी ये है। ठीक है, और ये हमें मालूम है कि ये जो पूरा एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, और ये अगर 40 डिग्री है तो ये बचा कितना हुआ, 90 माइनस 40, दैट इज़ ये 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल 50 डिग्री। अब निकालेंगे बिटवीन ए और बी के बीच का, तो ए और बी है माने मतलब कि 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 37 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ठीक है, और प्लस 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 40 90, 90 और 37 हो जाएगा 127 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच का तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि ए और सी के बीच का क्या हो जाएगा, 50 प्लस 40 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, 50 प्लस 40 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच का क्या हो जाएगा, ये तो ये भी साफ साफ दिख रहा है 53 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, केवल 53 डिग्री। नेक्स्ट बिटवीन ए और ई के बीच का एंगल कितना है, ए एंड ई के बीच का, ये भी साफ साफ दिख रहा है, दैट इज 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अब बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, बी और सी के बीच का कितना है, 37 डिग्री।
बी एंड सी के बीच का कितना है 37 डिग्री। उसके बाद बी और डी के बीच का, बी और डी के बीच का, बी और डी के बीच का कितना है 37 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 53। ठीक है, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एंगल का सम जो है 180 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो दूसरा वाला जो है वो मिनिमम हो जाएगा। तो पहले इसका सम देखते हैं। ये हो जाएगा 37 प्लस 40, तो 40 प्लस 37 कितना हुआ 77 डिग्री। ठीक है, 77 प्लस 50, 77 प्लस 50 एंड प्लस 53 डिग्री। ये हो जाएगा 7 3 10 1 7 1 8 8 5 और 14 14 और 5 90। ठीक है, नहीं ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 7 3 10 1 7 8 और 8 और 10 18, मतलब ये 180 डिग्री है। ठीक है, मतलब बी और डी के बीच का एंगल ये कितना है 37 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 53, दैट इज 180 डिग्री। और अब अगर ये 180 डिग्री है तो ऑब्वियसली दूसरा वाला भी 180 हो जाएगा। तो अब इन दोनों में से कोई भी एंगल आप ले सकते हैं। ठीक है, या तो आप ये वाला लीजिए या तो ये वाला, क्योंकि दोनों इक्वल है। और हम लोग क्या लेते हैं, मिनिमम लेते थे, लेकिन अब क्योंकि दोनों इक्वल है तो अब इसमें मिनिमम कोई मिनिमम भी नहीं ना कोई मैक्सिमम है, तो यही 180 हम लोग कंसिडर कर लेंगे बिटवीन बी एंड डी। ठीक है, तो 37 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 53, ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। या फिर आप ऐसे सीधा कर लीजिए, ये हो जाएगा, इतना ऐड करने की ज़रूरत नहीं, यही कर लीजिए कितना 180 डिग्री। ठीक है, अब है बिटवीन बी और ई के बीच का, बी एंड ई के बीच का, बी और ई के बीच का 40 प्लस 37, ये हो जाएगा हमारे पास 50 60 70 77 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बी सी बी डी बी ई बी ए भी हो गया। उसके बाद सी की बारी, बिटवीन सी एंड ई वेक्टर, सी और ई के बीच का कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, सी और डी के बीच का कितना हो जाएगा, ठीक है, सी और डी के बीच का कितना हो जाएगा 40 प्लस 50 90 90 50 140 143 डिग्री, 143 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसे जो है आप सारे वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी भी कुछ बच गए, जैसे कि अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा डी और ई के बीच का एंगल कितना है। ठीक है, डी और ई के बीच का दिख रहा है 50 प्लस 53। ठीक है, तो ये था इसका सोल्यूशन। ये सारे वेक्टर्स का एंगल ऐसे निकालना है हम लोग को। ठीक है, मिनिमम एंगल लेना है और निकालते समय ये चेक कर लीजिएगा कि वो एंगल 180 से कम होना चाहिए। अगर 180 से कम है तब तो फिर मिनिमम है, लेकिन अगर 180 से ज़्यादा हो गया तो दूसरा वाला फिर जो हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मतलब वेक्टर्स आपके कहीं भी रखे हो सकते हैं। ठीक है, कहीं भी इधर उधर रखे हो सकते हैं। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना है, हम लोग को उन सारे वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कोई एक वेक्टर आप सेलेक्ट कर लीजिए और सारे वेक्टर को उसी की टेल पे ला के रख दीजिए। ठीक है, और उसका शिफ्ट करते समय डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, और जिस प्लेन में वेक्टर है उसी प्लेन में हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हमने उसका जो प्लेन है वो प्लेन भी हमने मतलब प्लेन हमने उसका चेंज कर दिया, फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन था। आप स्क्रीन पॉज करके आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके आप लोग ये कॉपी कर लीजिएगा। चलिए, अच्छा, वेक्टर्स के पास आप लोग जानते हैं दो चीज़ होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो वेक्टर हम लोग जो बनाते हैं, ठीक है, ये जो वेक्टर हम लोग जो बनाते हैं, ये वेक्टर बनाया। ठीक है, तो इसका कौन सा पार्ट मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है और कौन सा पार्ट डायरेक्शन, तो इसको दो पार्ट से ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, अगर ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसके दो पार्ट्स क्या, एक तो ये लाइन हो गई, ठीक है, और एक ये एरो हो गया। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है क्या, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है क्या, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ऑब्वियसली ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है क्या, डायरेक्शन। ठीक है, ये आप कॉपी कर लीजिएगा। इस वेक्टर का ये जो केवल जो लाइन है ये लाइन रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है क्या, डायरेक्शन। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स है तो लाइन इतनी बड़ी होगी। अब 20 न्यूटन का फोर्स है
तो लाइन ये और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास वेक्टर का, उतनी बड़ी लाइन बनती रहती है, ठीक है। लेकिन हमें अपने प्रैक्टिकल सिचुएशन में, प्रैक्टिकल केसेस में हमें वेक्टर को मतलब स्केल से मेजर करके नहीं बनाना है, ठीक है। यानी कि फोर्स 10 न्यूटन का दिया तो 10 सेंटीमीटर बनाना है, 20 न्यूटन दिया तो 20 सेंटीमीटर बनाना है, ठीक है। ये नहीं करना है हम लोग को। एक ऐसे ही फेयर अपना मतलब एक रफ फिगर बनाना है। हाँ, बस ये है कि इसका पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है और कौन सा पार्ट डायरेक्शन। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो है ये बताता है क्या, डायरेक्शन, ठीक है। तो आप ये कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स पे, ठीक है। दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, और सबसे पहले टाइप आता है हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स, अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि वो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक वेक्टर ये है, ठीक है, ए वेक्टर, ठीक है, तो दूसरा वेक्टर इसके जस्ट पैरेलल होगा। ये मान लीजिए दूसरा वेक्टर है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, मतलब इन दोनों का जो डायरेक्शन है ये दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, वो लाइंस होती है ना जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से, तो वो पैरेलल हो जाती है। तो ये वेक्टर्स अगर कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो ये वेक्टर्स कैसे है, पैरेलल वेक्टर्स है। तो हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि द वेक्टर्स विच आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, ठीक है। अगर कोई दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो वो वेक्टर्स कैसे हमारे पास है, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। क्योंकि अगर इनका डायरेक्शन मान लीजिए चेंज हो गया, बी का डायरेक्शन चेंज हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर ऑब्वियसली आगे आप जब उसको बी वेक्टर को आगे बनाते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं ए पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, फिर वो पैरेलल रहेगा नहीं, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, दोज वेक्टर्स विच पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। दीज वेक्टर्स, इस पे लिख देते हैं, दीज वेक्टर्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन, ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद अब डायरेक्शन की तो बात होगी, डायरेक्शन सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर्स का सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि दोनों वेक्टर्स आपस के में मतलब एक कोई वेक्टर इससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और ये दोनों, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स मे और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो वेक्टर्स है कैसे सेम डायरेक्शन में हमेशा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, सेम डायरेक्शन में, इसकी भी डायरेक्शन ये इसकी भी डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 0 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री, ठीक है। दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो आप सारे पॉइंट्स कॉपी कर लीजिए। ये होता है हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। सेकंड टाइप आता है क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अब एंटी पैरेलल ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे, अगर एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा वेक्टर हमारे पास इसके जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। मतलब जैसे ए वेक्टर ये था
और बी वेक्टर ये जो रखा है इसको हमने जस्ट क्या किया है 180 डिग्री से इसको पलट दिया। अब इसको 180 से उल्टा पलट देंगे तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा बी वेक्टर। ठीक है, ठीक है। तो अब इनके बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। और अभी भी याद रखिएगा एंटी पैरेलल मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, दीज वेक्टर्स, इस पर आप लिख लीजिएगा these vectors point in the opposite direction। ठीक है, उसके बाद मैग्नीट्यूड भी इनका सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड में और में नॉट बी इक्वल। ठीक है, और एंगल कितना दिख रहा है इन दोनों के बीच में? एंगल ऑब्वियसली कितना दिख रहा है 180 डिग्री। एक वेक्टर ये और दूसरा हमने जस्ट पलट दिया तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो आप ये कॉपी कर लीजिएगा। चलिए, अब इसमें थर्ड टाइप का वेक्टर आता है। ये दो वेक्टर हो गए। ठीक है, एक होता है पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, आप स्क्रीन पॉज करके आप ये कॉपी कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास थर्ड टाइप के इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स नाम से क्या समझ में आ रहा है कि वो दोनों इक्वल होंगे, मतलब उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। ठीक है, तो जैसे अगर ए वेक्टर हमारे पास ये है ए वेक्टर, ठीक है, तो दूसरा वेक्टर भी जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। ठीक है, ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये। अभी देखिए इनका जो मैग्नीट्यूड है मतलब जो लाइन है वो भी सेम है और जो डायरेक्शन है वो भी सेम है। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स नाम से क्या समझ में आ रहा है, इक्वल मतलब वो दोनों मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होंगे और डायरेक्शन में भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इन वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे, दीज वेक्टर्स हैव सेम magnitude as well as same direction। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और इनके बीच जो डायरेक्शन वो भी सेम होगा। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, ठीक है, एक ये है दूसरा भी है, तो ऑब्वियसली एंगल कितना है 0 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना है इन दोनों के बीच का 0 डिग्री। एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स इज 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने जो डायरेक्शन बनाई है, डायरेक्शन आप कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कि ये भी हमारे पास इक्वल वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अब डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ये भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, एक ये और दूसरा भी ये। ठीक है, ये भी इक्वल वेक्टर्स हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है सब में। और एंटी पैरेलल इसमें भी। ठीक है, एक वेक्टर हमारे पास ये हो सकता है। ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये भी हो सकता है, ये भी एंटी पैरेलल हो गए। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में और मे नॉट भी सेम। ठीक है, तो डायरेक्शन आप कहीं भी ले सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर आपने एक वेक्टर का जो डायरेक्शन ले लिया फिर दूसरे वेक्टर का भी डायरेक्शन वही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ए वेक्टर का डायरेक्शन ये ले लिया, ए वेक्टर का डायरेक्शन ये ले लिया और किसी ने आपसे कह दिया जाए कि इसका इक्वल वेक्टर बना के दिखाइए, तो इक्वल वेक्टर भी कैसे हो जाएगा, ऐसे ही सेम डायरेक्शन में। ठीक है, हालांकि डायरेक्शन थोड़ी इसमें, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल वेक्टर, इसका बी वेक्टर। ठीक है, तो डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में दूसरा ही वेक्टर होगा। ठीक है,
तो आप ये कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, ये होता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सारे पॉइंट्स आप कॉपी करिएगा। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारे पास। अब देखिए, जैसे अब ये इक्वल वेक्टर्स है, ठीक है। अब देखिए, ये जैसे इक्वल वेक्टर्स है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर एक चौथे टाइप का वेक्टर आएगा, अनइक्वल वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन अनइक्वल वेक्टर्स लिखने का उसका कोई सेंस नहीं बनता। अब अनइक्वल वेक्टर्स कौन से होते होंगे? जिनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा, ठीक है, और डायरेक्शन भी डिफरेंट होगा, ठीक है। मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है, मतलब कोई भी एक चीज़ आप डिफरेंट कर दीजिए तो वो अनइक्वल हो गए, ठीक है। अब जैसे जो पैरेलल वेक्टर्स हमने बताया, पैरेलल वेक्टर्स उसमें क्या बताया था कि मैग्नीट्यूड मे नॉट बी सेम। तो जैसे एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, पैरेलल वेक्टर, ठीक। तो अब इनका डायरेक्शन तो सेम है, पैरेलल वेक्टर्स है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो ये है तो पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, लेकिन ये इनको हम अनइक्वल भी तो बोल सकते हैं। अनइक्वल, ये अनइक्वल है क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। क्योंकि इक्वल की डेफिनेशन क्या आती है? सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन। अब इनका डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो इसलिए कैसे हो गई ये अनइक्वल, ठीक है। और पैरेलल वेक्टर्स है, ठीक है तो पैरेलल वेक्टर लेकिन अनइक्वल है, ठीक है। अब जैसे एंटी पैरेलल की बात करते हैं। अब एंटी पैरेलल में एक ऐसे होता है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए हमने दूसरा ये हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने मैग्नीट्यूड सेम रखा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो ऑब्वियसली अनइक्वल हो गए, ठीक है, ऑब्वियसली अनइक्वल हो गए, ठीक है। इसमें क्या किया, डायरेक्शन सेम था, मैग्नीट्यूड अलग अलग था, तो ये भी अनइक्वल हो गए। तो अनइक्वल वेक्टर्स लिखाने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। सेंस क्यों नहीं बनता? क्योंकि अगर कोई भी दो वेक्टर्स ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी अगर अनइक्वल है, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली वो वेक्टर कैसे हो जाएंगे? अनइक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो जो पैरेलल वेक्टर्स हैं, है ना, जो पैरेलल वेक्टर्स हैं, दे मे और मे नॉट बी अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और ऑब्वियसली जो एंटी पैरेलल है वो तो हमेशा अनइक्वल ही रहेंगे, क्यों? क्योंकि एंटी पैरेलल में हमेशा डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट। लेकिन पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन तो सेम होती है और मैग्नीट्यूड भी सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर पैरेलल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो फिर वो इक्वल वेक्टर्स हो गए, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स में क्योंकि डायरेक्शन सेम होता है, अब अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो ऑब्वियसली वो इक्वल हो गए, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुआ तो अनइक्वल हो गए, ठीक है। तो फिर अनइक्वल लिखाने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। अनइक्वल के लिए क्या कि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई भी, मान लीजिए मैग्नीट्यूड सेम हो गया लेकिन डायरेक्शन अलग हो गया तो अनइक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन सेम हो गया, मैग्नीट्यूड अलग हो गया, तब भी अनइक्वल हो गए। और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही डिफरेंट हो गया, दोनों ही होंगे, तब तो ऑब्वियसली अनइक्वल है, ठीक है। तो अब अगर आप अनइक्वल में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि दोज वेक्टर्स विच डू नॉट फॉलो, आप लिख लीजिएगा दोज वेक्टर्स विच डू नॉट फॉलो एनी वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। दोज वेक्टर्स, अनइक्वल में लिख लीजिएगा दोज वेक्टर्स विच डू नॉट फॉलो एनी वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ इक्वल वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स which do not follow any one of the criteria of the equal vectors, they are called as unequal vectors, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? अनइक्वल वेक्टर्स, ठीक है। चलिए, फोर्थ टाइप का वेक्टर इसमें हमारे पास आता है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल मतलब क्या कि सारे वेक्टर्स, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है तो सारे वेक्टर्स इसी पॉइंट से ही ओरिजिनेट होंगे, सारे वेक्टर्स इसी पॉइंट से ही, सेम पॉइंट से, ठीक है। ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए दूसरा वेक्टर हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर, ठीक है, ये हो गया डी वेक्टर, ये हो गया ऐसे ई वेक्टर, ठीक है, ये हो गया एफ वेक्टर, ठीक है। तो अब दिख रहा है कि सारे जो वेक्टर्स है ये एक ही पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ओ है, ठीक है, तो ये सारे वेक्टर्स एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, ओ पॉइंट से। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से निकलते हैं उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स। मतलब क्या? इनिशियल मतलब क्या कि इन सारे वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से वो निकले वो सेम है, ठीक है। मतलब इन सब के वेक्टर्स की जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये यहाँ से निकल रहे हैं, तो इन सब के वेक्टर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है, यानी ओ, ठीक है।
तो ऐसे वेक्टर्स जो कि एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, these vectors originate from same point। ये एक ही पॉइंट से सारे वेक्टर्स निकलते हैं। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड इन सब का सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और डायरेक्शन तो सबकी अलग अलग है ही। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन तो सबकी अलग अलग है, और मैग्नीट्यूड भी इनका सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। मेन कोइनिशियल क्या होते हैं? जिनका वेक्टर्स जो कि ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम सेम पॉइंट से। ठीक है, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया फोर्थ टाइप का। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं? जो वेक्टर्स एक ही लाइन में लाई करते हैं। ठीक है, एक लाइन में। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर हमारे पास है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर। ठीक है, अब दूसरे वेक्टर भी जिस लाइन, मान लीजिए कि, रुकिए एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि ये एक हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब इसी स्ट्रेट लाइन में हमारे पास वेक्टर्स अगर लाई कर रहे हैं, जैसे एक ये हो गया, ठीक है, ए वेक्टर। ठीक है, एक ये हो गया हमारे पास बी वेक्टर। ठीक है, एक ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक सी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद कहीं भी आप बना, इस लाइन में आप कहीं भी बना दीजिए। एक ये हो गया मान लीजिए ये डी वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स जो कि एक ही लाइन में लाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में लाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। और इनका डायरेक्शन भी ऑपोजिट, कुछ भी, इनका डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, तो अब मान लीजिए कि एक वेक्टर हमारे पास ये है ऐसे ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ये है ऐसे। ठीक है, ठीक है, ये दूसरा वेक्टर है, तो अब इनका डायरेक्शन अपोजिट है, तब भी कैसे हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, मतलब जो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में लाई करते हैं, एक लाइन में, सिंगल लाइन में, उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। तो इनके बीच का एंगल क्या हो सकता है? इनके बीच का एंगल जैसे इस पर दिख रहा है 0 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, 0 डिग्री भी हो सकता है, और 180 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, 180 डिग्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल बी वेक्टर ये है, और मान लीजिए सी वेक्टर ये है। अब बी और सी के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, बी और सी के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो हमारे पास 0 डिग्री भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड की बात, तो मैग्नीट्यूड इनका सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, देखिए हर टाइप के वेक्टर में मैग्नीट्यूड लिखना कंपलसरी नहीं है। जो मेन जो डेफिनेशन है कोलिनियर वेक्टर्स, उसका हमें लिखना है कि ये वेक्टर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एंगल वेक्टर्स which lie on the same line, vectors which lie on the same line are collinear vectors। ठीक है, और एंगल इनका, एंगल मे बी 0 डिग्री, मे बी 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, नॉट अदर देन दैट, नॉट अदर देन दीज टू। ठीक है, मतलब कि जो एंगल है कोलिनियर वेक्टर्स का वो 0 और 180 हो सकता है, इनके अलावा कोई एंगल नहीं होगा। ठीक है, नॉट अदर दैन दीज टू, मतलब कोई और एंगल नहीं होगा, क्योंकि कोई और एंगल हो गया जैसे 60 डिग्री हो गया तो फिर ये वाला वेक्टर ऐसा हो जाएगा, तो 60 डिग्री ऐसे, तो फिर वो सेम लाइन में लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का, इन कोलिनियर वेक्टर्स के बीच का एंगल या तो 0 हो सकता है या फिर 180 डिग्री हो सकता है। इन दोनों के अलावा कोई एंगल नहीं होगा। ठीक है, और हाँ, एक और चीज़ इसमें यह है कि मतलब जो वेक्टर सेम लाइन में रहेंगे तो सेम लाइन में कहीं भी, ठीक है, हो सकता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे पूरा का पूरा कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, जैसे सी वेक्टर ये था और डी वेक्टर भी इसके जस्ट मतलब जो इसकी लेंथ थी
उसकी जस्ट इसकी लेंथ पे ही ऐसे ही कोइंसाइड कर गया, ठीक है, उसी के ऊपर। ये मान लीजिए डी वेक्टर है, ठीक है, मतलब ए वेक्टर हमारे पास जैसे ये सी वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर हमने बनाया वो भी ऐसे ही बनाया है, उसको हमने नाम दे दिया डी वेक्टर, ठीक है। तो ये आपस में कोइंसाइड हो गए, तो ये भी हमारे पास कोलिनियर वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो कोलिनियर कंडीशन क्या है कि वेक्टर्स सेम लाइन में होने चाहिए, वेक्टर्स सेम लाइन में होने चाहिए, और वो कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो आप ऑपोजिट बना दीजिए, या फिर सेम डायरेक्शन में, या फिर कोइंसाइड कर दीजिए, कैसे भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो एंगल मे और मे नॉट बी, मे भी 0 डिग्री और 180 डिग्री, और इन दोनों के अलावा कोई भी एंगल नहीं होगा। कोई इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, जो कि एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया फिफ्थ वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। और इसमें जो है, जो मतलब अभी फिफ्थ वेक्टर है, अभी और भी आगे बहुत टाइप्स के वेक्टर आते हैं, जैसे कि पोलर वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स, ठीक है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक, यूनिट वेक्टर, बहुत सारे टाइप्स के वेक्टर आएंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे और टाइप्स के वेक्टर्स पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे टाइप्स के वेक्टर होंगे, ठीक है। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं, आप सारे पॉइंट्स आप कॉपी करिएगा, ठीक है। और एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में अगर कोई भी स्टडी होती है, जो कोई भी स्टडी हम कराते हैं, तो आप सारे जो पॉइंट्स हम लिखाते हैं उसको आप पॉइंट्स आप ज़रूर देख लिया करिए, ठीक है। सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करेंगे, और फिर आप देखिएगा कि वो पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, और अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इसी टाइप्स ऑफ वेक्टर से, और भी नए नए टाइप्स के वेक्टर पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।